हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है ग्रोक AI 3। जी हाँ, ग्रोक AI 3 से आज हमने पूछ लिया है देश में सत्ता पक्ष से पूछा जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे कन्फ्यूजन भरा सवाल कि आखिर मोदी जी ने अपने कार्यकाल में अब तक देश की कितनी प्रॉपर्टी बेची है। तो देखिए, ग्रोक AI लाइन टू लाइन आपको बताएगा कि मोदी जी ने अब तक देश की कितनी प्रॉपर्टी बेची, किसको बेची, कहाँ बेची, कैसे बेचा, कितना बेचा, हर एक चीज़ों को आपके सामने उधेड़ कर रख देगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आप चाहे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इन्होंने हमारे एक सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन आप जैसे ही देखेंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपके सामने उधेड़ कर रखने वाला है। तो मैं आपको छोटा सा पहले ही एक थोड़ी सी जानकारी बता दूं, आपको हर एक चीज़ आगे जिससे कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो जो बेचा जाता है सरकार द्वारा प्रॉपर्टी, वो 3 तरीके से बेचा जाता है। एक तो वो पूरी तरीके से बेच दिया जाए 100%, या तो फिर एक बेचा जाता है आधे से कम, या जो तीसरा बेचा जाता है वो आधे से ज़्यादा। ये 3 तरीके से बेचा जाता है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। मोदी सरकार के तहत देश की संपत्तियों की बिक्री एक महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दा रहा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSUs और अन्य सरकारी संपत्तियों के निजीकरण और विनिवेश के जरिए धन जुटाने की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य सरकारी खजाने को मजबूत करना, अकुशल या घाटे में चल रहे उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना रहा है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो देखें, हम लोग अब इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आपको लाइन टू लाइन बताएगा क्या है, कैसे है। देखते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ जो पहले पॉइंट में इन्होंने क्या दे दिया है दोस्तों, देखें। पहले में दे दिया है इन्होंने विनिवेश और निजीकरण की नीति। तो विनिवेश आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ। विनिवेश का यहाँ मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सरकार ने जो प्रॉपर्टी बेच रही है, जो शेयर बेच रही है, वो कुछ हिस्सा बेच रही है, पूरा नहीं बेच रही है। और ये निजीकरण का मतलब ये होता है कि उन्होंने 100% जो है वो निजी क्षेत्रों में सौंप दिया, यानी पूरा बेच दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इन्होंने। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद विनिवेश को तेज किया। विनिवेश का मतलब सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचना, चाहे वह आंशिक हो या पूर्ण। इसके तहत कुछ कंपनियों का पूरा नियंत्रण निजी क्षेत्र को दे दिया गया, जिसे निजीकरण कहा जाता है। जबकि कुछ में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की लेकिन नियंत्रण अपने पास रखा। यस, जब आप सरकार पूरा हिस्सा नहीं बेचती है, 50% से कम हिस्सा बेचती है, तो उसका नियंत्रण उसके हाथ में होता है। जब 50% से ज़्यादा बेच देती है तो उसका उसके नियंत्रण से चला जाता है। जब 100% बेच देती है तो वो उसे निजीकरण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है। तो दूसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ लिखे हैं अब तक बेची गई प्रमुख परिसंपत्तियाँ। इसमें क्या लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल यानी 2014 से 25 तक के इन्होंने दिया है डाटा में, कई सरकारी संपत्तियों को बेचा गया या विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिया गया है। तो चले हम लोग देखें क्या है उदाहरण में। एयर इंडिया दे दिया है इन्होंने। एयर इंडिया के बारे में क्या लिखा है, जनवरी 2022 में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। यस। दूसरा इन्होंने इसके बारे में एक विवरण दिया है। यह घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइंस थी जिस पर भारी कर्ज था। सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंप कर अपने वित्तीय बोझ को कम किया। यह मोदी सरकार का सबसे चर्चित निजीकरण में से एक है। यस। आगे देखते हैं हम लोग। बी वाले में इन्होंने क्या लिखा है। बी वाले में इन्होंने लिखा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। इसकी प्रक्रिया के बारे में पहले लिखा है इन्होंने क्या है। सरकार ने 2019 में BPCL में अपनी 52.98 यानी लगभग 53% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। हालांकि मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इसे अंतिम रूप देने का प्रयास जारी है। यस। तीसरे मूल्यांकन में इसकी क्या लिखा है, इसकी अनुमानित कीमत 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी BPCL की जो बेचे जाने वाला है 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच। आइए हम लोग यहाँ तीसरा पॉइंट समझते हैं। सी वाले में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसके बिक्री के बारे में इन्होंने लिखा क्या है। 2021 में सरकार ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी 63.75 यानी लगभग 64% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी। यह प्रक्रिया 2023 तक पूरी हो गई। यस। आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। ये इसके मूल्य के बारे में दिया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मूल्य के बारे में, मूल्य है इसका लगभग, यहाँ पर कितना लिखा है, लगभग 2200 करोड़ रुपए। यस, 2200 करोड़ रुपए में यह बिक्री हुई थी। आगे यहाँ पर देखें डी वाले में इन्होंने क्या लिखा है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में क्या है, यहाँ पर देखते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा। सरकार ने जिसे ये इसका जो लिखा है यहाँ पर कॉन्कोर है, इसका मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई, जो रेलवे से जुड़ा एक लाभकारी PSU है। मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया चल रही थी। आगे देखते हैं यहाँ अनुमानित, यहाँ इसमें क्या लिखा है, अनुमानित मूल्य में ये कितना है, ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मूल्य कितना है, करीब 15,000 करोड़ रुपए। यस, ये इतने में होगा, बेचा जाएगा। अब ई वाले में देखते हैं हम लोग, ई वाले में क्या है, अब इसमें क्या बेचा गया है, इनेमी प्रॉपर्टी। तो इनेमी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मतलब जो लोग अपना देश छोड़कर पाकिस्तान या चाइना में भाग गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचना, ये इनेमी प्रॉपर्टी कहलाता है। सरकार ने 1968 में इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उन संपत्तियों को बेचने का फैसला किया जो भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की थी। 9400 यानी 9,400 से अधिक ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो अनुमानित मूल्य दिया है क्या है, 1 लाख करोड़ से अधिक है इसकी अनुमानित मूल्य, यानी जो इनेमी प्रॉपर्टी है इसका जो मूल्य है, जो 94 से 9,400 से अधिक संपत्तियां हैं, 1 लाख करोड़ से अधिक का इसका मूल्य है। प्रगति के बारे में क्या लिखा है, मार्च 2025 तक इसमें कई संपत्तियों की नीलामी शुरू हो गई थी। यस, 2000 इसी महीने की बात है। आगे देखते हैं F वाले में क्या इन्होंने लिखा है PSU के बारे में। इन्होंने लिखा है दोस्तों इसमें हिंदुस्तान जिंक, IDBI बैंक, पवन हंस और BEML जैसे उपक्रमों में भी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ मामलों में बिक्री पूरी हुई तो कुछ अभी प्रक्रिया यानी पेंडिंग में है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ, जो अभी तो A का मतलब दूसरे नंबर का F तक था, अब ये आ गया है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा इन्होंने, तीसरे में लिखा है कि 2000, यहाँ थोड़ा सा हेडिंग देखें इसकी, 2014 से 2024 तक अनुमानित। तो इसमें क्या लिखा है, विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक विनिवेश और निजीकरण के जरिए लगभग 2.8 करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपए के बीच धन जुटाया। इसमें एयर इंडिया, SCI और अन्य छोटे बड़े विनिवेश शामिल हैं। आगे यहाँ देखें हम लोग, यहाँ क्या लिखा है, 2024 से 25 के दौरान इन्होंने क्या लक्ष्य बनाया है, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25, तो वित्त वर्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, एक वर्ष से 31 मार्च का जो समय होता है उसे वित्त वर्ष कहा जाता है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है, यानी इस साल 2024 से 25 में ये 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो इसमें लिखा है जिसकी प्रगति मार्च 2025 तक देखी जानी बाकी है। आगे देखते हैं इनेमी प्रॉपर्टी के बारे में, फिर इन्होंने कुछ लिखा है, क्या है इसमें, यदि इसकी पूरी बिकी, यदि मतलब इनेमी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यदि ये पूरी तरीके से बिक जाती है तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त इनकम होगी सरकार को, 1 लाख करोड़, ये बात पहले ही बताई जा चुकी है। यहाँ आप देखें चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, चौथे पॉइंट में दोस्तों इन्होंने लिखा है कुल संपत्तियों की संख्या, यानी जितना बेचे हैं उसका संख्या क्या है, सरकार ने अब तक कितनी संपत्तियों को बेचा, इसका सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है क्योंकि यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। हालांकि दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं जब ये लगातार चलती रहती है तो आंकड़े इसके थोड़ा सा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया है PSUs के बारे में पहले, तो 46 से अधिक PSUs में हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई गई, जिसमें 10 से 15 की बिक्री पूरी हो चुकी है। यस, PSUs बिकने की इतनी तैयारी है। और इनेमी प्रॉपर्टी में कितना है, जो 9400 मतलब 9,400 करोड़ की ये संपत्ति है, 9,400 संपत्ति है, इनमें से सैकड़ों की नीलामी हो चुकी है। यस, आगे देखते हैं हम लोग, ये अन्य वाले में क्या लिखा है, अन्य संपत्तियों में इसमें लिखा है कि रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की कुछ परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन भी किया गया, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP के तहत NMP का लक्ष्य 2021 से 25 तक 6 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना था। पाँचवें पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र समझते होंगे तो सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है उद्देश्य और प्रभाव, तो इसका जो है उद्देश्य क्या लिखा है, बेचने का उद्देश्य क्या है और जब बेचेंगे तो इसका देश पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बताना चाह रहे हैं। तो देखें, सरकार का कहना है कि
घाटे में चल रहे उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में सौंपने से उनकी दक्षता बढ़ेगी और करदाताओं पर बोझ कम होगा। ये सरकार कह रही है, अपना ये टारगेट रखी है, लेकिन जो प्रभाव पड़ेगा इससे क्या होगा देखते हैं। सरकारी नौकरियां पहले जाएंगी, क्या कह रहा है इसमें, इससे सरकारी खजाने को मजबूती मिली, लेकिन विपक्ष और ट्रेड यूनियन ने इसे देश की संपत्ति बेचना कहकर आलोचना की। रोजगार और सार्वजनिक क्षेत्र की कमजोरी का मुद्दा भी उठाया। तो यस, आगे देखते हैं हम लोग इन्होंने निष्कर्ष में क्या लिया है। जो हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ा उसी के यहाँ पर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में सार दिया गया है। तो देखें, मोदी सरकार ने 2025 तक कई बड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचा या उनकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की। कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक, कहीं कहीं डाटा में 3.5 लाख करोड़ मिलेगा, तो लगभग 3.5 लाख से थोड़ा बहुत कम है ये, तो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों विनिवेश के जरिए बेची जा चुकी हैं और इनेमी प्रॉपर्टी की बिक्री से यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। यह आर्थिक सुधारों का हिस्सा है, लेकिन इसे दीर्घकालिक परिणाम अभी देखना बाकी है। तो यस दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सरकार ने जितनी भी प्रॉपर्टी बेची या बेचने की योजना बनाई है या जो बिक रही हैं अभी पेंडिंग में है, तो सारी चीज़ों को आपके सामने इन्होंने खोल कर रखा। बहुत ही डिटेल तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ों को बताया एक शॉर्ट नोट के जरिए। अगर इसको लॉन्ग में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक अपने शॉर्ट नोट के जरिए मुख्य चीज़ों को आपके सामने रखा है।